हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एमटार टेक्नोलॉजीज को स्टडी करने वाले हैं। ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है और सभी के सभी जो सेक्टर है ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। और मैनेजमेंट ने अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, कंपनी का Q1 FY27 का रिजल्ट देखेंगे, उसी के साथ कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। और यहाँ पे हम वैल्यूएशन में कंपनी का पी रेशियो जानेंगे, कंपनी का ग्रोथ रेट जानेंगे, कंपनी का पेक रेशियो जानेंगे और कंपनी का फॉरवर्ड पी जानेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी किन किन बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपनी का बिजनेस है ये क्लीन एनर्जी का है। ये कंपनी का लार्जेस्ट सेगमेंट है एज एज पर कंपनी का रेवेन्यू। उसके बाद कंपनी का जो सेकंड बिजनेस है ये सिविल न्यूक्लियर पावर का है। उसके बाद कंपनी का जो थर्ड बिजनेस है ये स्पेस सेक्टर का है। फोर्थ बिजनेस है डिफेंस सेक्टर का। फिफ्थ बिजनेस है एरोस्पेस सेक्टर का। और सिक्स बिजनेस है कंपनी का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन का। तो आप यहाँ पे जितने भी बिजनेस देख सकते हो ये सब के सब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और इन सब बिजनेस में ग्रोथ अवेलेबल है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे कंपनी का शेयर भी देखोगे तो वो अच्छा खासा अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इसीलिए मतलब कंपनी के जितने भी बिजनेस सेगमेंट है वो सब के सब अच्छा खासा रेट से ग्रो कर रहा है। इसीलिए उसका कंपनी के जो शेयर है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अभी हम यहाँ पे कंपनी के हर एक सेक्टर वाइज डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। तो जो कंपनी का जो पहला सेक्टर है ये क्लीन एनर्जी का है। इसमें कंपनी का सिविल न्यूक्लियर पावर आता है। तो इस बिजनेस में कंपनी क्या करती है कि जो क्रिटिकल फ्यूल हैंडलिंग असेंबलीज होता है वो प्रोवाइड करती है अपने रिएक्टर को। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखें इस सेगमेंट का तो वो है 3.2 करोड़ का Q1 में। ठीक है। और FY26 में ये जो रेवेन्यू था ये 23.6 करोड़ का था। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का वो ओनली 1% था Q1 FY27 में है और 3% था FY26 में। और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY27 में कि उनको 150 करोड़ का ऑर्डर्स मिल जाए। ठीक है। ऐसा कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर Q1 में कंपनी ने 3.2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि वो FY27 में 150 करोड़ का रेवेन्यू मतलब ऑर्डर मिलेगा उनको। ठीक है। तो आप सोच सकते हो और ये हर एक ऑर्डर जो होता है ये एग्जीक्यूशन जो पीरियड होता है ये 1 से 2 साल के अंदर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये जो मतलब कंपनी ये कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ये इतना कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है अपने मतलब ओवरऑल पार्ट में। ठीक है। तो अगर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी पूरे साल में अगर 100+ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है नेक्स्ट 1 से 2 साल में। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को कितना ज्यादा मतलब ग्रोथ अवेलेबल है इस बिजनेस में कंपनी का। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है कि वो 100 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करना चाहते हैं 2047 तक। और जो करंट कैपेसिटी है हमारी वो ओनली 5 to 10 गीगावाट का है। ठीक है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। अभी हम यहाँ पे कंपनी का सेकंड बिजनेस देखते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस का। तो यहाँ पे Q1 FY27 में उसका जो रेवेन्यू है ये 36 करोड़ का था करोड़ का है। और यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू में कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 10% का Q1 में। और अगर हम यहाँ पे FY26 का रेवेन्यू देखते हैं इस बिजनेस का तो वो है 103 करोड़ का। और यहाँ पे FY26 में कंपनी को 12% का रेवेन्यू आया है एरोस्पेस एंड डिफेंस से। और यहाँ पे इस बिजनेस में कंपनी सप्लाई करती है लिक्विड प्रोपुलेशन सिस्टम मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इंजन होते हैं उसको भी ये पार्ट कंपनी सप्लाई करती है। और इनका जो मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप है और ये मैक्सिमम जो रेवेन्यू है ये एक्सपोर्ट से ही आता है। और अगर हम इस सेगमेंट में कंपनी के अगर हम कस्टमर देखें तो वो है थैलेस है, GKN है, AIA है, राफेल है, एल्बिट है। तो यहाँ पे मल्टीपल एमएनसीज के साथ कंपनी का टाई अप है। और आपको तो पता है कि आने वाले वक्त में इंडिया डिफेंस में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस स्पेस में भी और एरोस्पेस में भी। नेक्स्ट जो कंपनी का बिजनेस है ये क्लीन एनर्जी में ही है। इसमें कंपनी फ्यूल सेल्स हाइडल एंड अदर एलिमेंट जो है ये सप्लाई करती है। यहाँ पे कंपनी का ये सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए। ठीक है। तो Q1 FY27 में कंपनी का इस सेक्टर से 220 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो कि टोटल रेवेन्यू में 61% का है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है इस सेक्टर से।
और इस सेक्टर में कंपनी फ्यूल सेल में काम करती है, हाइड्रो पावर में काम करती है, विंड एनर्जी में काम करती है। तो ऐसे मल्टीपल सेक्टर, मतलब जितने भी क्लीन एनर्जी के सेक्टर है, उन सब में कंपनी इस सेक्टर में काम करती है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का FY26 का परफॉर्मेंस देखें इस सेक्टर का, तो कंपनी ने यहाँ से 615 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि आता है टोटल रेवेन्यू के 70% का। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है क्लीन एनर्जी के तरफ। ठीक है, क्लीन एनर्जी से जितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है अभी इंडिया, ठीक है, तो उससे कई एक्स टारगेट है गवर्नमेंट का कि मतलब आगे चल के क्लीन एनर्जी पे ही गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा। अभी हम कंपनी का नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स एंड अदर का। तो यहाँ पे इस सेक्टर में कंपनी का Q1 FY27 में जो रेवेन्यू है ये 100 करोड़ का आता है। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू का ये 28% का है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का FY26 का परफॉर्मेंस देखें, तो वो है 134 करोड़ का, जो कि आता है 15% का। तो इस सेक्टर में कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम करती है, जैसे कि कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स को, और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है ये कंपनी सप्लाई करती है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आउटलुक एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है जियोग्राफिकली, वो कितना है। तो FY26 में जो कंपनी का एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आया था, ये 82% का था। और यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनी का रेवेन्यू था वो 18% का था। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी जो है ये पूरा का पूरा मतलब मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे Q1 FY27 की बात करें, तो एक्सपोर्ट से कंपनी ने 81% की कमाई किया है, और डोमेस्टिक से कंपनी ने 19% की कमाई किया है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेते हैं, टोटल ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे 30 जून 2026 तक कंपनी के पास टोटल 5,143 करोड़ के ऑर्डर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 31 मार्च 2026 की बात करें, तो वहाँ पे कंपनी के पास 2,581 करोड़ के ऑर्डर थे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 100% का जंप है इन 6 महीने में कंपनी के पास। 6 भी नहीं, 3 से 4 महीने में कंपनी ने अपना जो ऑर्डर बुक है उसको डबल कर लिया है। और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बुक का ब्रेकअप देखते हैं, तो जैसे कि क्लीन एनर्जी में, ठीक है, जहाँ पे सिविल न्यूक्लियर पावर में कंपनी काम करती है, वहाँ पे जो ऑर्डर बुक है ये 13% का है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी का जो क्लीन एनर्जी में ये फ्यूल सेल, हाइडल एंड अदर का, वहाँ पे कंपनी के पास 66% का ऑर्डर बुक है। एरोस्पेस में कंपनी के पास 7% का ऑर्डर बुक है, और प्रोडक्ट एंड अदर्स में कंपनी के पास 12% का ऑर्डर बुक है। और हाँ, हमने जो डेटा सेंटर की बात किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, हाँ, तो यहाँ पे कंपनी डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कंपनी ने अभी अभी एंट्री लिया है। तो वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, कंपनी को एक इनिशियल 1-2 ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे, पर वो अभी ट्रायल बेसिस पे ही है अभी। यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि वो अभी जो ट्रायल प्रोडक्ट है वो उनके कस्टमर को देंगे। ठीक है, उसके बाद वो सारी चीजें फाइनलाइज करेंगे। तो अभी ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही है अभी, ये डेटा सेंटर का जो कंपनी का बिजनेस है वो अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है। तो इसके लिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, ऑर्डर बुक है, कंपनी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का Q1 FY27 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने Q1 FY27 में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, तो वो है 360 करोड़ का, और Q4 FY26 का रेवेन्यू था 306 करोड़ का। और पिछले साल Q1 FY26 का जो रेवेन्यू था, तो वो 156 करोड़ का था। तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 100+% से ग्रो किया है अपने रेवेन्यू को। अगर हम एग्जैक्ट नंबर देखें, तो वो है 130% से अपने रेवेन्यू को कंपनी ने Q1 में ग्रो किया है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखें Q1 FY27 का, तो वो है 164 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी ने 45% से ग्रो किया है अपने रेवेन्यू को। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपनी का EBITDA देखें नंबर, तो वो है 85 करोड़ का Q1 में। और यहाँ पे कंपनी ने तो EBITDA मार्जिन है ये 23.6% का रहा है Q1 FY27 में। और कंपनी ने बोला है आगे चल के वो EBITDA मार्जिन मेंटेन करके चलेंगे। मतलब यहाँ से कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है ये इतना ही रहने वाला है या बढ़ने वाला है। मतलब कंपनी का कहना है कि वो 24 से 25% के बीच में EBITDA मार्जिन मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर देखें, तो वो है 67 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है 50 करोड़ का, और पैट मार्जिन है 13.9% का। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने सारे के सारे पैरामीटर्स में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, जो कि होता है किसी भी कंपनी में ग्रोथ, उसका नंबर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी का Q1 FY27 का ग्रोथ का नंबर देखते हैं, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को, टॉप लाइन को 130% से ग्रो किया है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर का ग्रोथ का नंबर देखते हैं,
तो यहाँ पे पिछले मतलब सितंबर 25 में कंपनी ने डी ग्रो किया था अपने रेवेन्यू को -29% से। उसके बाद कंपनी ने जैसे ही कंपनी को ऑर्डर मिलते गए, ठीक है, कंपनी ने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया, एग्जीक्यूशन बढ़ाया और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है टॉप लाइन वो आप देख सकते हो। उसके बाद कंपनी ने 59% से ग्रो किया, 67%, 137%, 130%। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है यहाँ पे। और अगर हम कंपनी का पैट का नंबर देखते हैं, ठीक है, तो Q1 का जो पैट है ये 50 करोड़ का है और पैट में कंपनी ने 350% का मैसिव ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कंपनी अपने टॉप लाइन से ज्यादा कंपनी अपने बॉटम लाइन को ग्रो करती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिला है पिछले 2 से 3 क्वार्टर में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पूरे साल का नंबर देखते हैं तो कंपनी ने FY26 में अपने रेवेन्यू को 29% से ग्रो किया था, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि FY27 में वो अपने जो टॉप लाइन को है 80% से ग्रो करेगी। ये मिनिमम नंबर है। तो कंपनी का ये कहना है कि वो 80% से ज्यादा ही ग्रो करेगी, पर मिनिमम 80% से ग्रो करेगी ही करेगी। तो इसीलिए कंपनी का अगर आप शेयर देखोगे तो वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इसीलिए जैसे ही कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया, वैसे कंपनी का जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 2 to 3x हो गया था। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब FY26 में, सॉरी FY27 में, FY28 में कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो एम्टा टेक्नोलॉजीज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है ये 21,000 करोड़ का है। यू कैन से एक मिड कैप कंपनी है, डिपेंड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर का प्राइस है अभी ये 7,030 रुपीज पे चल रहा है और कंपनी का जो स्टॉक का पी है ये 150 टाइम्स का चल रहा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर है ये एक्सपेंसिव लगता है, ओवर वैल्यूड लगता है। पर अगर हम यहाँ पे कंपनी का डीप स्टडी करें, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ देखे तो वो ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि कंपनी जब पहले ग्रो करती थी ऑलमोस्ट 29-30% से, ठीक है, हाँ, तब कंपनी का जो शेयर था, हाँ, उसका जो प्राइस था वो 1,500 के रुपीज के बीच में चलता था और कंपनी का जो पी था ये ऑलमोस्ट 30-40 टाइम्स चलता था, ठीक है। तब कंपनी में ग्रोथ भी नहीं था इतना। कंपनी ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे देखिए FY26 में कंपनी ने बोला कि हम ऑलमोस्ट 35-40% ग्रो करेंगे, पर एक्चुअल में कंपनी ने 30% से ही ग्रो किया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो शेयर था वो 2,500 पे चलता था, वो नीचे गिर के 1,500 पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी में जैसे ही ग्रोथ आया और कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया FY27 का कि हम ऑलमोस्ट 80% से ग्रो करेंगे, उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 4 to 5x हो चुका था। इसी के लिए कंपनी का जो शेयर है ये इतना 157 पे भी मुझे तो ये कंपनी का शेयर फेयरली वैल्यू लगता है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 80 to 100% से ग्रो कर रही है। इसी की वजह से मैंने कंपनी का फॉरवर्ड पी निकाला है जो कि आता है 124 टाइम्स का। तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है 80% ग्रोथ रेट से एट पी ऑफ 124 का। उसी की वजह से मैंने कंपनी का पे रेशियो निकाला है जो कि आता है 2 का। पर हमें यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो कंपनी एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी अगर प्लस माइनस हो गया तो कंपनी का जो शेयर है यहाँ से आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बी में कंपनी को 100% से ही ग्रो चाहिए, तभी कंपनी का शेयर है पी है ये जस्टिफाई कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर कंपनी ने बोला कि हम 80% से ग्रो करेंगे और एक्चुअल में कंपनी ने 50% से ग्रो किया, ठीक है, तो यहाँ से कंपनी का जो शेयर है ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है ये ग्रोथ का ही है। हमें पी से कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे ही कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा, कंपनी का जो पी है ये एक्सपेंसिव लगने लगेगा। कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाएगा, कंपनी का पी सस्ता लगने लगेगा। तो यहाँ पे हमें पी को अकेले एक नंबर में नहीं देखना चाहिए, उसको हमेशा ग्रोथ के साथ ही देखना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी ने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 370% का मैसिव रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे मैंने बोला था कि जो पिछले साल कंपनी का जो शेयर था ये 1,500 रुपीज पे चलता था, ठीक है। उससे पहले कंपनी का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट 2,500 to 3,000 रुपीज पे चलता था और वहां पे कंपनी ने अपने जो गाइडेंस था उसको मीट नहीं किया और कंपनी का शेयर आधा हो गया वहां से। और यहाँ पे बहुत दिनों तक मतलब ऑलमोस्ट
1 साल तक कंपनी का जो शेयर था वो एक ही रेंज पे चलता था, ठीक है? 1500 टू 2000 रुपीज़ पे। और जैसे ही यहाँ पे कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया कि हम 80% से ग्रो करेंगे, हमारे पास मैसिव ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है और हमारे पास ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा आ रहा है। तो जैसे ही मैनेजमेंट ने ये बोला, वैसे ही कंपनी का शेयर आप देखिए यहाँ से वो 2000 से ऑलमोस्ट कंपनी का शेयर 2.5x या 3x के भी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता है, वैसे ही कंपनी का शेयर परफॉर्म करना चालू कर देता है। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, ठीक है? हम तो बस यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं। हम तो बस यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ का कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी के पीई को कैसे देखते हैं, ये भी देखा हमने। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ज़रूर डिसीजन ले सकते हो। हम तो यहाँ पे बस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।